गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलप कल हम लोग बात किए थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या डिफरेंसेस है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ। आज हम लोग आपसे बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। निश्चित तौर पर ये मेंस और पीटी दोनों के लिहाज से बेटर है ये आपके लिए। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, हम लोग आज बात करेंगे आपके साथ मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो कल ही बतलाए थे कि सबसे बड़ी बात था इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है एक रिलेटिव टर्म्स है। मतलब क्या है आपके पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट प्लस क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब हम दिखाएंगे आर्थिक विकास से संबंध हम लोग बोल रहे थे कल। विकास इसे रिलेटिव टर्म बोले हैं। राष्ट्रीय उत्पाद प्लस जीवन की गुणवत्ता। तो इसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे, इसको हम लोग मेजरमेंट कैसे करें, तो उसके लिए हम लोग बताए थे कल ही आपको। इसके दो व्यूज हैं, एक टू व्यूज हैं। एक है हमारे पास क्लासिकल व्यू है, परंपरागत मत है, और दूसरा हमारे पास मॉडर्न व्यू है, आधुनिक। दूसरा हमारा है मॉडर्न व्यू है। आधुनिक मत है। आज पूरे हम लोग विस्तृत रूप से बात करेंगे, डिटेल्स बात करेंगे इसमें क्या आपके साथ है। जब हम ट्रेडिशनल व्यू की बात करते हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट हैं वो हैं एडम स्मिथ हैं, कार्ल मार्क्स हैं, जेम्स मिल हैं। इन्होंने क्या इनका व्यू किया था। तो इनका जब हम लोग व्यूज पे बात करेंगे तो इसमें हम लोग बात करते हैं तो एक चीज देखते हैं कि एडम स्मिथ का व्यू क्या था, कार्ल मार्क्स का व्यू क्या था, और एक जेम्स मिल का व्यू क्या था। इनके पहले जितने भी इकोनॉमिस्ट थे, चाहे मर्केंटलिस्ट थे या फिजियोक्रेट्स थे, उनका क्या कहना था कि बेसिकली उन मर्केंटलिस्ट का कहना था जिसके पास जितना ज्यादा सोना चांदी होगा वो उतना ज्यादा विकसित होगा। मोर गोल्ड, मोर पावर, मोर वेल्थ। तो इकोनॉमिक्स इसको एक्सेप्ट नहीं हो किया। सबसे मेन हम लोग देखा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ हैं, उनका व्यू सब हम मानते हैं। तो इनका कहना था कि बेसिकली नेट नेशनल प्रोडक्ट हायर होना चाहिए। हमारा क्या होना चाहिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट हायर होना चाहिए। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट हायर कैसे होगा हमारा, जस्ट मैं बात करूंगा नेट नेशनल प्रोडक्ट है क्या। जब नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात हम कर रहे हैं हायर होगा, इसके लिए हमारा श्रम विभाजन, लेबर डिवीजन या श्रम विभाजन आवश्यक है। श्रम विभाजन से सीधा सा संबंध है, ध्यान रखना है, लेबर डिवीजन से सीधा सा संबंध है। जो लेबर जिस कार्य के लिए उपयोगी है उसको उस काम में अगर हम इन्वॉल्व करते हैं तो ऑब्वियसली नेट प्रोडक्ट हमारा ज्यादा होगा। इस राष्ट्रीय जब पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे तो इन्होंने विकास का डायमेंशन के लिए बताया था नेट नेशनल प्रोडक्ट हमारा हायर होना चाहिए, या हम लोग दिखाएंगे राष्ट्रीय आय ज्यादा होना चाहिए। तो कैसे ज्यादा होगा
इसके लिए श्रम विभाजन एक आवश्यक कंडीशन है, एडम स्मिथ ने कहा था। कार्ल मार्क्स जब अपना सिद्धांत दिए तो उन्होंने कहा कि बेसिकली हमको सोशलिज्म होना चाहिए, समाजवादी विचारक होना चाहिए, समाजवाद पर जोर देना चाहिए। इन्होंने समाजवाद सोशलिज्म पर बात किया। और जेस मिल जो बताए वो सहकारिता कोऑपरेटिव पर बात की है, सहकारिता कोऑपरेटिव पे बात की है। तो जब तक इकोनॉमी में कोऑपरेशन नहीं होगा, पार्टनरशिप नहीं होगा, तब तक डेवलपमेंट हम दिखाएंगे संभव नहीं है, इनका मानना था। लेकिन एक चीज हम लोग बात कर रहे हैं, अभी जस्ट बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट एक रिलेटिव टर्म है और इसलिए कभी भी एक पक्षीय नहीं होगा। जब भी होगा तो यूनिलिंक्ड होगा, ये मल्टी डायमेंशनल होगा, यूनिलिंक्ड नहीं होगा। एक पक्षीय नहीं हो सकता है, बहुपक्षीय हो सकता है, मल्टी डायमेंशनल हो सकता है। जितने भी परंपरागत विचार आया उसमें कहीं ना कहीं एक ही पक्ष पर जोर दिया। इसीलिए जो मॉडर्न व्यू हमारा आया सबसे व्यवहारिक और सबसे हम अप्लीकेबल रहा। उसमें मॉडर्न व्यू में क्या क्या है आपके पास, जिस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आधुनिक मत हमारा है, वो क्या क्या है आपके पास। इस आधुनिक मत में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, सबसे पहला जो हमारा आधुनिक मत में जो आपको हम लोग बात करेंगे अभी, उसमें सबसे पहला आपके पास है वो है आपका पर कैपिटा इनकम और इकोनॉमिक वेलफेयर। मतलब प्रति व्यक्ति आय और आर्थिक कल्याण पर बात हुआ सबसे पहले। ये दोनों विचार जो है कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जा सकता है, एमसीक्यू में। ये दोनों व्यू जो हम लोग दिखाएंगे, ये दोनों व्यू हमारा पीगू का है, पीगू का है। हम डिटेल में बात करेंगे बाद में कि आखिर है क्या चीज। दूसरा जो हमारा व्यूज आएगा, दूसरा होगा वो हम लिखाएंगे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है। इसको हम लोग व्यवसायिक संरचना या आर्थिक संरचना भी कहते हैं। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। ये किसका व्यू है, आपको ये बात हो सकता है, हम डिटेल बात करेंगे बाद में। ये आपका जो व्यू है ये हम लोग दिखाएंगे कॉलिन क्लार्क का है, कॉलिन क्लार्क का है, कॉलिन क्लार्क का है। ये दूसरा व्यू हमारा कॉलिन क्लार्क का है। आपको इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मेजरमेंट के लिए, हम लोग बात करेंगे इस पे भी। नेक्स्ट हम लोग जब बात करते हैं, थर्ड जो हम लोग बात करते हैं वो PQLI का बात कर रहा है, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक। इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, सॉरी, इसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं बेसिक नीड्स इंडिकेटर पर बात करेंगे। आधारभूत आवश्यकता सूचक पर बात करेंगे। आधारभूत आवश्यकता सूचक, बेसिक नीड्स क्या होना चाहिए, इस पर क्या क्या कॉन्सेप्ट होगा किसी भी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। तो बेसिक नीड्स इंडिकेटर जो हमारा है, अगर हम बेसिक नीड्स इंडिकेटर की बात करते हैं, ये किसका है, तो हिग्स और स्ट्रिटन का है। हिग्स और स्ट्रिटन का है, जिन्होंने बेसिक नीड्स इंडिकेटर पर बात किया था।
नेक्स्ट हम लोग जब बात करते हैं, चौथा जो हमारा है वो PQLI है। PQLI, जब हम लोग PQLI की बात कर रहे हैं, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की बात कर रहे हैं, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, ये कॉन्सेप्ट 1977 में आया था मॉरिस डी मॉरिस का। मॉरिस डी मॉरिस का आया था। ये हमारा 1965 में आया था थ्योरी। तो ये कॉन्सेप्ट पर हम पूरे डिटेल्स में बात करेंगे है क्या चीज। तो पहला हम लोग दिखाएंगे कि आपके पास पर कैपिटा इनकम या इकोनॉमिक वेलफेयर पर बात करेंगे। सेकेंड बात करेंगे, हम लोग दिखाएंगे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे बात करेंगे, जो कोलिन क्लार्क का थ्योरी है आपके पास। थर्ड बात करेंगे बेसिक नीड्स इंडिकेटर कौन कौन है हमारे, जो हिग्स स्ट्रीटन 66 में दिए थे इस थ्योरी पे। PQLI पर बात करेंगे, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स किसकी अवधारणा है, तो मॉरिस डी मॉरिस की है, 77 में इसे आया था आपके पास ये थ्योरी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आपके पास, फिफ्थ होगा हमारा HDI पे बात करेंगे, मानव विकास सूचकांक, यह भी विकास का आधार है। मानव विकास सूचकांक पे भी बात करेंगे। मानव विकास सूचकांक या अवधारणा जो है, मानव विकास सूचकांक जहां तक हम लोग दिखाएंगे UNDP जारी करती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1990 से शुरू किया है। आपको ये कॉन्सेप्ट किसका है, तो ये कॉन्सेप्ट पूछा जाता है पाकिस्तान के, हम दिखाएंगे लीडर थे महबूब उल हक, जिसको बाद में फॉलो किए थे AK सेन, अमर्त्य कुमार सेन, और एक फॉलो किए थे आपके S सिंगर। ये 3 इकोनॉमिस्ट इसके हैं। कभी कभी पूछता है HDI कॉन्सेप्ट किनका नहीं है, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया जाता है। तो HDI कॉन्सेप्ट किसका है, तो महबूब उल हक का है। ऐसे इसको एक्सेप्ट किए थे, उसमें AK सेन भी थे, अमर्त्य कुमार सेन और S सिंगर, जो बात करेंगे, S सिंगर भी थे, या सिंगर हंस भी बोलते हैं, S सिंगर हंस या सिंगर हंस, S सिंगर हंस या सिंगर हंस। ये और ये जो HDI जारी किसने करता है, ये जारी करता है UNDP जारी करता है। कभी कभी पूछता है HDI कौन सा इंस्टीट्यूशन जारी करता है, ये 1990 से जारी कर रहा है। हम डिटेल में बात करेंगे HDI जारी कौन सा संस्थान करती है, तो आपको बताना है UNDP जारी करती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNO का एक इकाई है जो HDI जारी करता है 1990 से जारी। इसका डायमेंशन क्या है जो बाद में बात करेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग जब HDI की हम लोग बात कर लेंगे, जब HDI हमारा हो जाएगा, उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे हम लोग उसके बाद आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चल रहा है MPI भी चल रहा है आपको। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, MPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पर भी हम लोग बात करेंगे। ये कौन जारी करता है, ये MPI का जो कॉन्सेप्ट हम लोग दिखाएंगे, 2010 से रिपोर्ट में आया ना, शुरू हुआ, इस पर वर्कआउट शुरू हुआ था 2005-06 से आपको शुरू हुआ था। MPI कौन जारी करता है, तो UNDP और
OPHI हम लोग बात कर रहे हैं, OPHI की बात कर रहे हैं। तो OPHI क्या है? तो UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक तो ये, और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, मतलब ऑक्सफोर्ड गरीबी मानव विकास पहल, ये दोनों मिलकर हम लोग दिखाएंगे MPI दे रहा है। इसमें क्या क्या बात हो सकता है हम लोग डिटेल में बात करेंगे अभी। सेवंथ जो हमारा है MPI के पहले हम लोग दिखाएंगे PI था, पॉवर्टी इंडेक्स था, लेकिन अब पॉवर्टी इंडेक्स रिलेवेंट नहीं रहा जब से MPI आ गया हमारे यहाँ। अगर नेशनल लेवल पर MPI जारी कौन करता है? नेशनल लेवल पर हम लोग बात करेंगे। अगर राष्ट्रीय स्तर पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किसके द्वारा दिया जाता है, तो आपको मैं बता दूं, यह जारी करता है तो आपको नीति आयोग जारी करता है राष्ट्रीय स्तर पर, जो हम लोग डिटेल में बात करेंगे अभी। 3 डायमेंशन है और 10 इंडिकेटर हैं इसके। कौन कौन डायमेंशन है हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे। शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, जो डिटेल में हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट होता है आज के डेट में बहुत बड़ा किसी भी डेवलपमेंट कंट्री का, ये है ग्रीन GNP। एक बहुत बड़ा टर्म आया आपके पास, ग्रीन GNP, ये बहुत बड़ा टर्म आ रहा है। किसी भी डेवलपमेंट के लिए आजकल एक टर्म आया नया, वो ग्रीन GNP का है। जो ग्रीन GNP जब हम बात कर रहे हैं ना, तो ग्रीन GNP हम लोग दिखाएंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक मेजरमेंट यूनिट भी है आपका ग्रीन GNP। तो किसका है? पियर्स एवं वारफोर्ड का है। ये पियर्स एवं वारफोर्ड का है, एंड वारफोर्ड का है, पियर्स एंड वारफोर्ड का है ये, पियर्स एंड वारफोर्ड का है ये। तो ये हमारा हम लोग देख रहे हैं कि ये ग्रीन GNP। तो इतने डायमेंशन से हम लोग किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट को मेजर्ड करेंगे। ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चंस आपको कभी भी पूछे जाते हैं, वो आपको एक डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, ये थ्योरी किसका है या किसने जारी करता है। आज के डेट में GDI भी बहुत इंपॉर्टेंट है। SDI के साथ हम लोग GDI भी देख लेंगे। आपका सिलेबस में, JPSC मेंस का सिलेबस में ये सारा चीज आपको दिया हुआ है सिलेबस में, जो यूनिट 2 में है आपके साथ। अब हम लोग एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पर कैपिटा इनकम और इकोनॉमिक वेलफेयर पर बात करते हैं। सबसे पहले पर कैपिटा इनकम पर बात करते हैं। किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट को मेजरमेंट करेंगे पर कैपिटा इनकम से। और पर कैपिटा इनकम हम लोग हर कोई जानते हैं। पर कैपिटा इनकम हमारा होता क्या चीज है? पर कैपिटा इनकम इक्वल टू होता है नेशनल इनकम बटा टोटल पॉपुलेशन। नेशनल इनकम बटा टोटल पॉपुलेशन, पर कैपिटा इनकम की हम लोग बात यही कर रहे हैं आपके साथ। तो जब हम पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं, तो एक चीज ध्यान रखो आप यहां पर कि नेशनल इनकम के साथ पॉजिटिव है और टोटल पॉपुलेशन के साथ नेगेटिव है। इसका मतलब जब किसी भी कंट्री में पॉपुलेशन अगर डिक्लाइनिंग मोड में है और नेशनल प्रोडक्ट राइजिंग मोड में है, तो वह कंट्री डेवलपमेंट का एक सूचक है, वो कंट्री डेवलप कर रहा है। आज देखिए कि भारत का पर कैपिटा इनकम ग्रेजुअली राइज कर रहा है आपको, क्योंकि नेशनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है आपके पास। हम आएंगे जब नेशनल इनकम पढ़ाएंगे उसमें आपको डिटेल में आएंगे उसको। नेशनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है आपके पास। नेशनल इनकम क्या है हम लोग डिटेल में बात करेंगे, इस पे सिलेबस में है भी। और पॉपुलेशन लगातार डिक्लाइनिंग मोड में है। आप देख रहे होंगे कि अगर हम लोग आज तक का सबसे हाईयर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1971 में था, जो लगभग 2.24% था पर ईयर, और प्रत्येक वर्ष एक ऑस्ट्रेलिया के बराबर आपके यहां जनसंख्या बढ़ रही थी। अभी आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लगातार घटते हुए 1.63% पर ईयर आपका आ गया है। वार्षिक वृद्धि दर आपको 1.63 अभी। मतलब पॉपुलेशन का घटना और राष्ट्रीय आय का बढ़ना आपके पास हम दिखाएंगे
विकास का इंडिकेटर होगा, विकास का मापक होगा। और जहां तक ये जैसे ही होगा आपका इकोनॉमिक वेलफेयर जो होगा, इकोनॉमिक वेलफेयर, आर्थिक कल्याण एक बहुत बड़ा वर्ड है। इकोनॉमिक वेलफेयर पिगू का एक थ्योरी ही है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स ने पिगू ने दिया था, इसलिए दोनों का इंडिकेटर पिगू का हम लोग बात करते हैं। हम लोग तो जनरली जब हम बात करते हैं इस थ्योरी में, जनरली इस थ्योरी में जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक वेलफेयर का डायरेक्ट रिलेशन क्या है ना, मैक्सिमम कंजम्पशन से। और कंजम्पशन का हम लोग बात करते हैं कि कंजम्पशन का मतलब केवल फूड्स की बात नहीं कर रहे हैं, जो हम बेसिक नीड्स इंडिकेटर में आपसे बात करेंगे ही करेंगे। इसका सीधा संबंध है मैक्सिमम कंजम्पशन से, अधिक उपभोग से है। मैक्सिमम कंजम्पशन, अधिक उपभोग, मैक्स कंजम्पशन। जब कभी भी देखिएगा, जब हम मैक्सिमम कंज्यूम करेंगे उसका सीधा इफेक्ट क्या पड़ेगा? जब मैक्सिमम कंज्यूम करेंगे तो उसका सीधा इफेक्ट पड़ेगा आपको कि उसका वर्किंग कैपेसिटी या जीवन की गुणवत्ता बेहतर होगा, कार्यकुशलता बेहतर होगा। अगर कंजम्पशन लेवल हाई है तो एक चीज ध्यान रखना है, कार्यक्षमता जो होगा, कार्यक्षमता, वर्किंग कैपेसिटी जो होगा, वर्किंग कैपेसिटी जो होगा वो हायर होगा, कार्यक्षमता ज्यादा होगा। और जब कार्यक्षमता अधिक होगा उसका सीधा इफेक्ट होगा कि उसका प्रोडक्शन जो होगा, प्रोडक्शन होगा क्या होगा, हाई होगा। किसी भी कंट्री का अगर लोगों के पास कंजम्पशन लेवल बेटर है, अधिक उपभोग का मतलब मेरा है क्वालिटी, हम लोग दिखाएंगे उसकी जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू बेटर होना चाहिए, तो उसकी वर्किंग कैपेसिटी हायर होगा, प्रोडक्शन लेवल हाई होगा। तो ऑब्वियसली जब प्रोडक्शन हाई होगा तो हमारा इनकम क्या होगा, इनकम हाई होगा। फिर इनकम हाई होगा तो मैक्स कंजम्पशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो मतलब क्या है ना, इसके एक ही डायमेंशन है। अगर ये सारा चीज हो रहा है किसी भी इकोनॉमी में, तो ये हमारा दिखाएंगे विकास का और आगे बढ़ रही है। तो ये कॉन्सेप्ट था पिगू का। तो मुझे लगता है कि एकदम बिल्कुल आपको इसको समझ जाना है। इसमें कोई काउज होगा तो आप पूछ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो डायमेंशन हमारा है वो हम दिखाएंगे व्यवसायिक संरचना। या इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, आर्थिक संरचना भी इसका नाम है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। ये व्यूज किसका है तो उन्हें बताया था कोलिन क्लार्क का मान है ये। तो जब कोलिन क्लार्क का व्यू है, इनका एक बुक ही था कोलिन क्लार्क जिसमें इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात किया था। कभी क्वेश्चन भी आपको आ सकता है इसमें कि द कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इनका बुक का नाम था, कोलिन क्लार्क का बुक का नाम था, जिस बुक में इन्होंने चर्चा किया इसका, कोलिन क्लार्क ने जिस बुक में चर्चा किया, द कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इकोनॉमिक प्रोग्रेस, द कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस में इन्होंने चर्चा किया कि किसी भी कंट्री का, अगर हमारे पास 3 सेक्टर हैं, किसी भी कंट्री के पास 3 सेक्टर हैं, ये बुक का नाम है। किस बुक में उन्होंने डिस्कस किया था इसका, हम लोग दिखाएंगे। इसमें 3 सेक्टर की बात किया। हमारे पास 3 क्षेत्र हैं, एक है प्राइमरी सेक्टर, एक है सेकेंडरी सेक्टर और एक है हमारा टर्सरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र,
एक है द्वितीयक क्षेत्र और एक है तृतीयक क्षेत्र। 3 सेक्टर आपके पास है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। तो हम लोग बात करते हैं हमारा प्राइमरी सेक्टर में है क्या। प्राइमरी सेक्टर में हम लोग बोलते हैं क्या क्या है आपके पास। कृषि है, पशुपालन है, एनिमल हस्बेंड्री करते हैं उसको, कृषि है, पशुपालन है, मछली पालन है, मछली पालन है, फिशरीज है, वन है, फॉरेस्ट है, माइनिंग है, खनन है। ये सारा हमारा प्राइमरी सेक्टर है। इसलिए प्राइमरी सेक्टर ऑल्सो नोन एज रॉ मटेरियल सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को हम लोग रॉ मटेरियल सेक्टर भी बोलते हैं। द्वितीय क्षेत्र की बात हम करते हैं। प्राइमरी सेक्टर का कोई भी बाई प्रोडक्ट होगा, या हम लोग दिखाएंगे, दैट इज ए मैन्युफैक्चर सेक्टर। विनिर्माण क्षेत्र हम लोग बोलते हैं, विनिर्माण क्षेत्र, विनिर्माण, या हम लोग इसको बोलते हैं उद्योग, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री बोल रहे हैं। तो गैस या बिजली, ध्यान रखिएगा, कोई भी प्रोडक्ट है अगर रॉ मटेरियल छोड़कर, जिसको हम लोग फाइनल प्रोडक्ट में अगर ले रहे हैं, तो हमारा वो मैन्युफैक्चर सेक्टर है, वो सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। थर्ड जो हमारा है तृतीयक सेक्टर जो है, उसमें बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, संचार, ये सभी जो है ये सर्विसेज सेक्टर में। कोलिन क्लार्क का क्या मानना था, कभी कभी एग्जाम में आपको कौन सा सेक्टर में कौन, हम लोग दिखाएंगे, आता है एमसीक्यू में, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि तीनों से आपको क्वेश्चन रेज कर सकता है। अब जहां तक हम लोग बोलना है, कोलिन क्लार्क का मानना क्या था। कोलिन क्लार्क का मानना था कि कभी भी हमारा प्राइमरी सेक्टर अगर फॉल कर रहा है और टर्सरी सेक्टर राइज कर रहा है, तो विकास का मापक है, माना वह कंट्री विकास कर रहा है। क्वेश्चन कभी कभी पूछा भी गया है, किसी भी इकोनॉमी में अगर प्राइमरी सेक्टर फॉल कर रहा है और टर्सरी सेक्टर राइज कर रहा है, तो यह हमारा दिखाएंगे क्या यह विकास का सूचक है। आपको कैसे जानेंगे कि हमारे यहां प्राइमरी सेक्टर राइज कर रहा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट का जो रिपोर्ट है उसमें ये पता चल जाएगा आपको कि यहां पर ये है। क्योंकि आप देखिएगा कि 1950-51 का सिनारियो क्या था हमारे भारत का, और अभी हमारा सिनारियो क्या है, उसे हम लोग चेक कर लेंगे। एग्जाम में भी आप इस तरह से दिखा सकते हैं कि कभी भी अगर मेंस का लिखना है, देखिए मेंस के आंसर जब भी हम लोग लिखते हैं तो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक चीजों को बता देना है आपको। तो जब हम बोल रहे हैं आपके साथ कि हमारा प्राइमरी सेक्टर जो था 1950-51 में, प्राइमरी सेक्टर का रोल लगभग 55.6% के आसपास था। प्राइमरी सेक्टर का रोल फर्स्ट प्लान में। अभी हमारा रोल प्राइमरी सेक्टर का जो है वो आपको, वो हमारा 15.3 है %। ये प्राइमरी सेक्टर का रोल है। ठीक है, जहां पर टर्सरी सेक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग,
सेकेंडरी सेक्टर बाद में बात कर रहे हैं। जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं टर्सरी सेक्टर की, ये लगभग हम लोग दिखाएंगे 17.8% था टर्सरी सेक्टर, और बाकी रेस्ट था, वो निकाल लेंगे आप, बाकी रेस्ट था हमारा सेकेंडरी सेक्टर। अभी सिचुएशन क्या आ गया है? अभी हमारा सिचुएशन क्या है आपको मैं बता दूं। 50 अभी हमारा हम दिखाएंगे, अभी हमारा रोल है 55.17% के आसपास। ये है आपका सेकेंड, ये है आपका टर्सरी सेक्टर का, और ये जो हम लोग दिखाएंगे ये बाकी रेस्ट जो होगा परसेंटेज में घटा लेंगे, आपको ये होगा एक आधार हम बता रहे हैं। ये आपको 2024-25 का रिपोर्ट का है, ये देख लीजिएगा, आपको सर्वे में मिल जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे में। इसलिए क्वेश्चन आप देख रहे हो, दिख रहा है हमारा प्राइमरी सेक्टर का रेट लगातार फॉल कर रहा है, और टर्सरी सेक्टर आज के डेट में हम लोग लगभग 3 गुना 3 टाइम इंक्रीज किया है। यह इस बात का इंडिकेटर है कि हमारा देश भारत का है, ये सिनेरियो भारत का है। यह इंडिकेट कर रहा है हम जब भारत एक डेवलपिंग कंट्री कैसे है। देखो, भारत को आज पिछड़ेपन राष्ट्र नहीं कर सकते हैं, भारत को अंडर डेवलप कंट्री नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। कैसे हम बताएंगे कि भारत आज एक विकास से डेवलपिंग कंट्री कैसे है। हम लोग साथ ही साथ भारत एक इमर्ज इकोनॉमी है, जब इंडियन इकोनॉमी हम चर्चा करेंगे इस बात का, तो ये ध्यान रखना है अभी का सिचुएशन क्या हो रहा है हमारा। एक छोटी सी ग्राफ आप चेक कर सकते हैं कि ये हमारा प्राइमरी सेक्टर का रोल हो रहा है, ये हमारा टर्सरी सेक्टर का रोल हो रहा है, और ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर लगभग कांस्टेंट लेवल पर ही बढ़ा है, इसमें बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं हुआ है। किसी टाइम में हमारा किसी टाइम में, अभी का टाइम में हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ जो जा रहा है उसमें टर्सरी सेक्टर लगातार घट रहा है, सेकेंडरी सेक्टर लगातार, प्राइमरी सेक्टर का रोल लगातार घट रहा है, मैन्युफैक्चर सेक्टर का रोल बढ़ रहा है। और ऐसे भी किसी भी कंट्री का अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करना है ना, तो हम लोग ट्रेड पर, बीमा पर, परिवहन पर, कम्युनिकेशन को बेटर करना होगा, और भारत इस ओर काम कर रहा है। और यही कारण है आज हमारा जो टर्सरी सेक्टर का रोल लगातार बढ़ रहा है। तो ये बताना है कि हमारा जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर या व्यवसायिक संरचना भारत का कैसा है, चाहे किसी भी देश का यही है। और किसी भी कंट्री में अगर विकास का इंडिकेटर कौन है, तो प्राइमरी सेक्टर का रोल घट रहा हो और टर्सरी सेक्टर का रोल बढ़ रहा हो, तो अब विकास का सूचक है, वो विकास कर रहा हो कंट्री, मेजरमेंट है ये विकास का। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है बेसिक नीड्स इंडिकेटर। ये बहुत बड़ा पॉइंट है आपके पास, बेसिक नीड्स इंडिकेटर, आधारभूत आवश्यकता सूचक। किसका है हमने बता चुका था, किसका है हमने बताया था आपको। आधारभूत आवश्यकता सूचक किसका है, तो हमने बताया था आपको आधारभूत आवश्यकता सूचक किसका है, तो हिग्स-स्ट्रैटन का है। और इसको सोशल इंडिकेटर भी बोलते हैं, सामाजिक सूचक भी इसी का नाम है। हम लोग दिखाएंगे बेसिक नीड्स इंडिकेटर हिग्स-स्ट्रैटन ने 65-66 में यह कॉन्सेप्ट दिए थे। इनका मानना था किसी बेसिक नीड्स क्या क्या है, नीड्स क्या है आपके पास, आपका नीड्स क्या है। नीड्स में टॉप पर है आपका हेल्थ, स्वास्थ्य, दूसरा है एजुकेशन, शिक्षा, तीसरा है आपका पोषण, भोजन, तीसरा। क्योंकि अगर कोई भी एजुकेशन अगर बढ़ेगा, देखो अगर हम ह्यूमन बीइंग हैं और अगर हम पोषण भी अपना ठीक नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम ह्यूमन बीइंग नहीं है। और गवर्नमेंट क्या कर रही है ना, पोषण पर जितना ध्यान दे रही, खाना पर, उतना ध्यान शिक्षा और स्वास्थ्य पर आज भी नहीं दे रही है।
क्योंकि इतने फ्रीबीज चल रहे हैं आपके साथ कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और जब भी हमें भी बताएंगे, जब नेशनल इनकम बताएंगे, अगर हम कभी भी सब्सिडीज की ओर ज्यादा जाएंगे या हम दिखाएंगे नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर ज्यादा करेंगे, तो विकास हमेशा डाउनफॉल होगा और कहीं ना कहीं किसी भी राज्य के लिए या देश के लिए हानिकारक होगा। हम लोग बात करेंगे उस पर। पोषण पे बात करोगे या खाद्य बोलते हैं उसी को, फूड्स कुछ भी कह सकते हैं। तीसरा जो मेन पॉइंट हमारा है वो स्वच्छता पर बात करता है, क्लीननेस पर बात करता है। सोचिए आज तक 2014 के पहले क्लीननेस पर कोई काम नहीं हुआ था, जिसकी बात 1965-66 में हम लोग बात कर रहे थे और इस पर चर्चाएं 2014 से शुरू हुआ। स्वच्छता में क्या क्या पॉइंट आएगा, हम लोग आएंगे। वाटर सप्लाई, जल आपूर्ति, क्या क्या नीड्स है आपको जीवन में। और लास्ट है आपका आवास। ये नीड्स है आपके पास, बेसिक नीड्स यही है आपका जीवन में। इस नीड्स के इंडिकेटर कौन होंगे, है ना। इस नीड्स के इंडिकेटर कौन है, सूचक कौन है, इंडिकेटर कौन है, इंडिकेटर कौन है आपका, सूचक कौन है आपका। तो इसका नीड्स, स्वास्थ्य का सीधा सा संबंध लाइफ एक्सपेक्टेशन से है, जीवन प्रत्याशा से है। जीवन प्रत्याशा, जैसे आज हम बात करते हैं, हमारा भारत का जीवन प्रत्याशा 69.19 वर्ष हो चुका है। जब भारत आजाद हुआ था, जिस समय आपको याद होगा, उस समय हमारे यहाँ जीवन प्रत्याशा 35 वर्ष था। हम इस बात में कोई संदेह नहीं है, हम कह सकते हैं कि भारत विकास कर रहा है, हमारा जीवन प्रत्याशा लगातार बढ़ रहा है। लाइफ एक्सपेक्टेशन भारत का अभी 69.1 ईयर है आपको। इसका मतलब हेल्थ फैसिलिटी कहीं ना कहीं प्रोवाइड कराया है हमारे पास। और जीवन प्रत्याशा हम लोग बाई बर्थ चेक करते हैं, जन्म के समय। और इसलिए देखिएगा फिजिकल क्वालिटी लाइफ में IMR आएगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आएगा आपको, जो हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे आपसे। नेक्स्ट होता है तुम्हारे पास शिक्षा का मतलब, हम लोग दिखाएंगे प्राथमिक शिक्षा या हम लोग दिखाएंगे शिक्षा का दर, लिटरेसी रेट पर बात करता है। लगातार लिटरेसी रेट की बात करते हैं हम लोग। देखो बेसिकली ना, अगर किसी भी कंट्री को डेवलप करना है या डेवलपमेंट का इंडिकेटर होगा, देखो हेल्थ पर हम लोग, आप गवर्नमेंट कब बात किया जाके, हाल में बात कर रहा है आयुष्मान भारत। इसके पहले तो इस पर बात नहीं कि आज भी हम दिखाएंगे हेल्थ पर बहुत ज्यादा काम नहीं हो रहा है, एजुकेशन पर भी बहुत ज्यादा वर्कआउट नहीं हो रहा है। क्यों न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम लोग बात करते हैं कि हमारा शिक्षा जो व्यय होना चाहिए वो हम लोग दिखाएंगे कि अधिक से अधिक होनी चाहिए। क्या हो रहा है, हम कहां करें, पोषण में खर्च करते हैं। पोषण का मतलब कैलोरी उपभोग की बात करता है, ये कैलोरी उपभोग की बात करता है। हमारा कैलोरी उपभोग क्या होना चाहिए, जितना हायर कैलोरी उपभोग होगा हमारा, वह कंट्री उतना ही ज्यादा विकसित। क्योंकि उपभोग अगर बेटर है, हमने बार बार बोलते हैं, देखिए बेसिकली अगर शिक्षा और स्वास्थ्य बेहतर है तो अपना काम कर लेगा बंदा, उपभोग कर लेगा। लेकिन बेसिकली क्या है ना, गवर्नमेंट क्या करती है कि खाना फ्री में, भोजन फ्री में, कपड़ा। मजेदार बात क्या है ना कि बोलती है कि हम आपको धोती भी देंगे, कपड़ा भी देंगे। बताइए, अगर हम मानव हैं और अगर अपना धोती कपड़ा भी नहीं कर ले पा रहे हैं, तब हम मानव तो है ही नहीं, हम तो पशु हैं। मतलब क्या हम सोच रहे हैं उस पर, एक बहुत बड़ी सोचने की चीज है कि किसी भी कंट्री को अगर डेवलप करना है तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर पूरा फ्री कर दो, बाकी सब पर आप पैसा ले लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। स्वच्छता की बात करते हैं हम लोग दिखाएंगे, तो हम लोग कितने हम लोग दिखाएंगे ना, स्वच्छता में हम लोग क्या क्या बात करते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं उसमें हम लोग बात करते हैं कि कितने लोगों के पास
हम लोग दिखाएंगे उपयुक्त शौचालय है, मतलब कितने प्रतिशत जनसंख्या उपयुक्त शौचालय में रहते हैं, कितने हम लोग दिखाएंगे कि जो उसकी बस्ती है वो साफ सुथरा है, स्वच्छता मतलब स्वच्छता। और जब भी अगर स्वच्छ होगा तो सबसे पहला इफेक्ट होगा हेल्थ बेटर होगा, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट निश्चित तौर पर डाउन होगा। स्वच्छता जैसे विभिन्न बीमारी भी डाउन होगा आपके पास, एक तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे। और आवास तो जल आपूर्ति समझ रहे हैं, कितने प्रतिशत जनसंख्या को स्वच्छ जल मिल रहा है। देखिएगा आज के डेट में नल जल योजना बहुत हावी है हर जगह। स्वच्छता में हम लोग ये भी आ जाएगा आपके पास, कितने लोगों को बेसिकली हम दिखाएंगे कि आपको हम दिखाएंगे कि परंपरागत जो ईंधन भोजन पकाने के ईंधन से लोग वंचित हो रहे हैं, वो भी स्वच्छता में ही आता है आपके पास। इसके लिए भारत उज्ज्वला योजना लाया। कोई भी योजना लाई उसके पीछे निश्चित कुछ मानसा होगा। तो खैर उतना ज्यादा डिटेल नहीं लिखना है आपको, बेसिकली इंडिकेटर क्या क्या है आपके पास। और आवास का मतलब कि हम दिखाएंगे कि आपके पास कितने के पास मकान है, वो भी पक्का मकान है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके पहले सबसे पहले देखिएगा आवास योजना पर हम चर्चा करेंगे कभी ना कभी। आपको आवास योजना सबसे पहले RLEGP के सब प्लान के रूप में 1986 में शुरू हुआ था, इंदिरा आवास योजना के रूप में सब प्लान था। 1996 में फुल्ली प्लान बना इंदिरा आवास योजना, और तब से इंदिरा आवास योजना शुरू हुआ। और बाद में इंदिरा आवास योजना के बाद हम दिखाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना आया, जो 2026 तक सबको पक्का मकान की बात लक्ष्य रखा गया है। अब लोग देखते हैं उसमें कहां तक आगे बढ़ा, हम लोग चेक करेंगे उसके बाद में जब हम लोग प्लान पढ़ेंगे। तो यह है बेसिक नीड्स इंडिकेटर, जिसकी संकल्पना 1965-66 में आया था। अब बताइए 1965-66 में जो संकल्पना आया उसको आज इंप्लीमेंट कीजिएगा ऑब्वियसली, लेकिन हाँ इंप्लीमेंट तो हुआ ना, तो कहीं ना कहीं हम विकास के पथ पर अग्रसर हैं। ये इंडिकेटर है आपका, विकास का मेजरमेंट इससे होता है। किसी भी कंट्री में अगर ये जीवन प्रत्याशा बढ़ रहा है, एजुकेशन बढ़ रहा है, कैलोरी उपभोग राइज कर रहा है, अगर हम लोग दिखाएंगे स्वच्छता ज्यादा बेटर है, क्लीननेस अच्छा है, तो निश्चित तौर पर और आवास बढ़िया है, तो हम लोग दिखाएंगे वह कंट्री विकास की ओर बढ़ रही है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जब हम लोग बात करते हैं इसके बाद हम लोग बात करते हैं फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक। फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स ये 1977 में आया था कॉन्सेप्ट। मॉरिस डी मॉरिस का था, हमने बताया था अभी आपको। मॉरिस डी मॉरिस 1977 में ये कॉन्सेप्ट दिए थे। क्वेश्चन पूछ सकता है फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की कॉन्सेप्ट किसकी है, तो आपको एक तो यही डालेंगे मॉरिस डी मॉरिस की है। तो किसी भी कंट्री का फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स कैसे मेजर्ड करते हैं, क्वेश्चन आपको आता है। पहला चीज तो मेंस में लिखना है, तो इसी पर बात करना है, इसी को फोकस करना। हम लोग दिखाएंगे फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स क्या है आपके पास। तो फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स PQLI बराबर होता है 1/3 लाइफ एक्सपेक्टेशन, पहला मतलब जीवन प्रत्याशा, प्लस लिटरेसी रेट क्या है, प्लस IMR क्या है। IMR मतलब किसी भी कंट्री का अगर फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स देखना है, उसके लिए 3 आयाम है आपके पास। पहला है आपके पास जीवन प्रत्याशा, दिख रहा है जीवन प्रत्याशा। जन्म के समय हमारे यहां के लोगों का एक्सपेक्टेशन कितना था होगा। अभी हमने बताया कि 69.19 ईयर लाइफ एक्सपेक्टेशन है, आप मेंशन भी कर सकते हैं। और झारखंड का 66.6 ईयर है। देश के जीवन प्रत्याशा से झारखंड का जीवन प्रत्याशा कम है। ठीक है,
अब जीवन प्रत्याशा का सीधा सा संबंध किससे है? अगर लाइफ एक्सपेक्टेशन अगर हाई करना है तो कैसे होगा? ऑब्वियसली बट ऑब्वियस है कि आपको हेल्थ को बेटर करना होगा, बट ऑब्वियस है क्लीननेस को बेटर करना होगा, फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर देना, कहीं ना कहीं नीड्स इंडिकेटर को ही पूरा कर रहा है वो। लिटरेसी रेट आप समझ ही रहे हैं, लिटरेसी रेट, और लिटरेसी रेट जैसे अभी भारत का 74% के आसपास है, झारखंड का हम लोग 67% है, 67.63% झारखंड का अभी हम लोग दिखाएंगे है आपके पास लिटरेसी रेट। जितना भी है उसको 1/3 से भाग दे देंगे, 3 डायमेंशन है, तो उस कंट्री का PQLI निकल जाएगा आपको। और हमारे यहां अभी हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है, माने 0 से 5 वर्ष के जो उम्र के बच्चों का मृत्यु दर हम मेजरमेंट करते हैं प्रति 1000 में, इंडिया का कितना है? 28 है, और झारखंड का 29 है प्रति 1000 मृत्यु दर है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है आपको, शिशु मृत्यु दर। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि शिशु मृत्यु दर कितना है भारत का? 28 है प्रति 1000, और झारखंड का 29 प्रति 1000। 2000 हम लोग दिखाएंगे कि आपको पूरा फाइनल रिपोर्ट अभी नहीं आया है, अभी 21 में इसको दिखा रहा था, ऐसे 11 का रिपोर्ट में भी लगभग यही सिनेरियो है आपको। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट प्रति 1000 में काउंट करते हैं हम लोग। तो जीवन प्रत्याशा हो गया, शिक्षा दर हो गया, किसी भी कंट्री का हम किससे मापते हैं? PQLI आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। एक है शिशु मृत्यु दर, हमारा इंडिया का है, अभी इंडिया का शिशु मृत्यु दर, झारखंड का, इंडिया का हम लोग दिखाएंगे 28 प्रति 1000 है आपके पास, और यहां का 29 प्रति 1000 है हम लोग। ये 3 चीज, और किसी भी कंट्री का अगर PQLI बेहतर है तो वह कंट्री विकास की ओर जा रहा है। तो निश्चित तौर पर जिस समय भारत आजाद हुआ या फर्स्ट प्लान अडॉप्ट किया, और आज हम देखते हैं तो हमारा भारत का जो जीवन प्रत्याशा हो, चाहे शिक्षा का दर हो या शिशु मृत्यु दर हो, लगातार ह्रास हो रहा है। यह हमारा विकास का मापक है। तो हम PQLI को बात करेंगे। यह कॉन्सेप्ट किसकी है तो आपको ध्यान रखना है, मॉरिस का है, जो कॉन्सेप्ट 1977 में आया था हमारा। उसके बाद आता है आपके पास नेक्स्ट मेजरमेंट का यूनिट है आपका SDI। ये बहुत बड़ा टॉपिक है SDI। पर JPSC मेंस में भी क्वेश्चन पूछा था कि SDI को इंप्रूव करने के क्या डायमेंशन हो सकते हैं। HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक की जब हम बात कर रहे हैं, ये जो है या कॉन्सेप्ट 1990 से ये जारी शुरू हुआ। कौन जारी करता है? UNDP जारी करता है, जो UNO का एक इकाई है, UNDP द्वारा जारी होता है। हम लोग दिखाएंगे आपको SDI कौन जारी करता है, तो UNDP जारी करता है। यह कॉन्सेप्ट किसका है? जारी कौन करता है? UNDP जारी करता है, जो UNO का इकाई है। लेकिन यह कॉन्सेप्ट किसका है? आपका आंसर चेंज हो जाएगा। कॉन्सेप्ट है महबूबुल हक का। महबूबुल हक का, जिसका बाद में समर्थन किए थे AK सेन, अमर्त्य कुमार सेन और सिंगर हंस। ये लेकिन अगर एग्जाम में अगर तीनों ऑप्शन है, तीनों होगा, बट अगर एक ही ऑप्शन को पिक करना हो, कभी ऐसा भी ऑप्शन है, चौथा नाम दे दिया, मान लो चौथा नाम दे दिया मॉरिस डी मॉरिस। एग्जाम में अगर चौथा नाम A ये दे दिया, B ये दे दिया, और C ये दे दिया, और D एक दे दिया, और मॉरिस डी मॉरिस। तो अगर आपको चुनना हो किसी एक को, आंसर कौन होगा? अभी तो हम तीनों बोल रहे हैं। अगर ऑप्शन में उपरोक्त सभी है तो सभी होगा, लेकिन अगर 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें चूज करना है किसी एक को, तो उसका मैं हमारा ये होंगे, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट
महबूबुल हक का था, जिसको हम लोग दिखाएंगे सिंगर हंस और अमर्त्य सेन ने भी एक्सेप्ट किया कि विकास का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इसी डायमेंशन पे वर्क करेगा। तो जहां तक हम लोग जब इस पर हम लोग काम कर रहे हैं, तो इसको हम लोग किसी भी कंट्री का मानव विकास सूचकांक कैसे मेजर करेंगे, एक बात आ सकता है हमारे पास। तो इसके हम लोग दिखाएंगे बेसिकली 3 डायमेंशन, इसके भी 3 डायमेंशन है। किसी भी मानव विकास सूचकांक को जानने के लिए इसके सूचक 3 है आपके पास। सेम चीज है, एक है जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेशन, दूसरा है शिक्षा का दर, लिटरेसी रेट, और तीसरा है आपके पास पर कैपिटा इनकम। देखिए पीक्यूएलआई में और एचडीआई में बेसिक डिफरेंस आपको दिख गया होगा। दोनों में क्या डिफर है, जहां पीक्यूएलआई में इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है, वहीं एचडीआई में आपको ध्यान रखो क्या है आपके पास, ये है पर कैपिटा इनकम है आपको। देखिए कहीं ना कहीं हम लोग शुरुआत किए थे पर कैपिटा इनकम से, फिर आज बात आ गया। तो देखिए कहीं ना कहीं हम दिखाएंगे अगर पर कैपिटा इनकम बेटर होगा, एक कॉन्सेप्ट आप डालिए, तो सबसे पहले कोई भी व्यक्ति का अगर आमदनी बढ़ती है, उसका पहला जो जाता है पोषण पर, खाने पे जाता है, पोषण पर बेटर करेगा। और पोषण बेटर होगा तो निश्चित तौर पर उसकी वर्किंग कैपेसिटी राइज करेगा। पोषण के साथ हेल्थ भी उसका बेटर होगा तो वर्किंग कैपेसिटी राइज करेगा। जब कार्य क्षमता राइज करेगा तो उसका उसमें उत्पादन करने की क्षमता ऑब्वियस है बढ़ेगा। तो जब उत्पादन बढ़ेगा, आप एकदम आराम से देखो उस चीज को, जैसे प्रोडक्शन राइज करेगा, इनकम, प्रोडक्शन राइज कर इनकम भी राइज कर रहा है ऑटोमेटिकली राउंड अप होके। इसलिए इसी को हम लोग दिखाएंगे कहीं ना कहीं। ड्रैगनर नॉक्स ने इस पर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दिए थे बाद में, पहले उस गरीबी का दुष्चक्र में बात किया था। गरीब वही है वास्तव में जो गरीब था। उसी कॉन्सेप्ट को हम उलट देंगे तो ये थ्योरी निकल रहा है आपके पास। अगर पर कैपिटा इनकम हाई है तो कंजम्पशन लेवल हाई होगा, कंजम्पशन लेवल हाई होगा तो आपको निश्चित कार्य क्षमता बढ़ेगा। और ऐसे भी दूसरे डायमेंशन में जा सकते हैं। पर कैपिटा इनकम ज्यादा है बट ऑब्वियस है कि सेविंग रेट भी ज्यादा होगा। अब किसी भी इकोनॉमी का सेविंग रेट हाई है तो इन्वेस्टमेंट रेट हाई होगा। इन्वेस्टमेंट रेट जैसे ही हाई होगा, देखिए इंटरलिंक्ड है, हर चीज इंटरलिंक्ड है। अगर इन्वेस्टमेंट रेट हाई होगा तो अगला इफेक्ट क्या होगा, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा। इंप्लॉयमेंट जैसे ही बढ़ेगा इनकम आपको राइज करेगा। तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बात बताएंगे। बेरोजगारी कहां बड़ी समस्या है। हम लोग बोलते हैं भारत विकास तो कर रहा है, लेकिन वह विकास रोजगार विहीन है, जॉबलेस है। कैसे? झारखंड के पास मिनरल्स है बट भी आज रोजगार देने में कहां ना कहां विफल है। आखिर कैसे ठीक होगा? आपको देखिएगा, इकोनॉमिक्स में पढ़ना है अनएम्प्लॉयमेंट, हम बताएंगे, उस पर पूरा व्यू बताएंगे आपको वो कैसे सॉर्ट आउट होगा। तो एक तो हम दिखाएंगे 3 चीज है आपको। अगर आपको इसको राइज करना है तो क्या करना, आप हर कोई जान रहे हो, शिक्षा, क्योंकि सबसे किसी भी चीज का सबसे बड़ा समाधान है एजुकेशन। जीवन में हर चीज का अस्त्र बना है, ये चीज मानते हैं ना। लड़ाई करने के लिए आपके पास युद्ध बना, शस्त्र बना हुआ है। कोई चीज परचेज करने के लिए पैसा बना हुआ है। लेकिन लाइफ को अगर प्रमोट करना है ना तो इसका एक ही उपाय है, एजुकेशन के माध्यम से हर चीज प्राप्त किया जा सकता है। आज सबसे बड़ी विडंबना हमारे राष्ट्र का है, एजुकेशन को छोड़कर सब पर काम कर रही गवर्नमेंट। इसलिए एजुकेशन को प्रमोट करना होगा, वो भी क्वालिटी एजुकेशन को। तो एक बहुत बड़ी चीज है। और पर कैपिटा इनकम तो समझ ही रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट को, राष्ट्रीय पॉपुलेशन को डाउन करना है, नेशनल प्रोडक्ट को बढ़ाना है। हम राष्ट्रीय आय में बताएंगे इस चीज को। तो ये कहने का तात्पर्य, अगर लाइफ एक्सपेक्टेशन को राइज करना है तो हेल्थ केयर। अभी देखिएगा ये जारी करता है यूएनडीपी इस तीनों आधार पर।
और इस पर यूएनडीपी जब जारी करता है, इसमें 3 ये दिया है, अगर हमारा एसडीआई रैंक, एसडीआई का रैंक देखिएगा जारी करता है। एसडीआई रैंक कौन जारी करता है? रैंक कौन जारी करता है? एसडीआई रैंक जारी करता है आपको, यूएनडीपी जारी करता है। उसका आधार क्या है तो आपको पता चल ही गया कि कौन से आधार पर हम लोग एसडीआई जारी करते हैं हम लोग। तो एक चीज ध्यान रखना है इस जगह हम लोग को कि ये जो है हमारा, अगर किसी भी कंट्री का एसडीआई 0.8 से अगर अधिक है, मोर देन 0.8 एसडीआई वैल्यू, अगर एसडीआई वैल्यू अगर हमारा 0.8 है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगर किसी भी कंट्री का अगर वैल्यू ऑफ एसडीआई 0.8 से प्लस है तो हाई एसडीआई वाला कंट्री है। अगर एसडीआई वैल्यू 0.502 0.8 के बीच है, इन बिटवीन ये है, या 0.5 से हायर है तो ये मॉडरेट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मॉडरेट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मध्य मानव विकास सूचकांक है। और अगर हमारा 0.50 से नीचे है, बिलो है, तो लोअर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। 3 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपके यहां यूएनडीपी जारी करती है, 3 आधार पर जारी करती है। अभी भारत का 2025 में जो रिपोर्ट आया है 23 के वैल्यू के आधार पर, उसमें आपका एसडीआई वैल्यू हमारा भारत का कितना है? एसडीआई वैल्यू भारत का है 0.68 है। वैल्यू ऑफ एसडीआई भारत का हमारा दिखाएंगे 0.68 है अभी। और 0.68 इससे पता चल रहा है अगर भारत किस एसडीआई के में आता है तो मध्य मानव विकास सूचकांक में भारत की स्थिति है अभी। जब 0.68 है मतलब मध्य मानव विकास सूचकांक की स्थिति में भारत। तो एक ध्यान रखना है 0.68 में जो वैल्यू है तो कहने का तात्पर्य भारत का पोजीशन कितना है आपको ध्यान रखना। हम लोग 130 है आउट ऑफ 193। भारत का पोजीशन ये है। एशियाई कंट्री में सबसे बेटर श्रीलंका का है, 73 है। आपको ये नहीं पूछने जा रहा है। हाँ, पूछ सकता है कि आपके पास सबसे बेटर किसका है, तो पहले नॉर्वे का होता था, अब स्विट्जरलैंड का हो गया है। भारत का पोजीशन पूछा जाता है, एसडीआई में भारत का रैंकिंग कितना है। वर्तमान में आपको 130 है आउट ऑफ 193। 193 का पूरा क्युमुलेटिव इंडेक्स जारी हुआ, उसमें हमारा रैंक है 130। अभी मॉडरेट लेवल पे है तब भी। तो इसको हाउ टू इंप्रूव दैट, कैसे हम इसको इंप्रूव करेंगे, जो आपको मेंस के टॉपिक में भी पूछा जा सकता है। और अगर मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, अगर हमारा आज हम लोग दिखाएंगे जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय नहीं, बट लेकिन 90 के दशक में देखते हैं तो हमारा एसडीआई बहुत कम था। आज हमारा एसडीआई बहुत राइज किया है। इसको ध्यान रखना है आपके पास। तो हम लोग लगता है आपको एसडीआई से भी आप निकल सकते हैं, इस तरह से हम लोग देखेंगे। तो मानव विकास रिपोर्ट को आप लोग जरूर देखिएगा। करंट में ये सिचुएशन है, ऐसे सबसे बेटर है स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड का बेटर होने का आज सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम स्विट्जरलैंड का है। और उसका बहुत बड़ा कारण है कि स्विट्जरलैंड में कोई भी वर्क होता है तो हम दिखाएंगे आपके पास, वो हम लोग दिखाएंगे कैशलेस है वहां पर। ऐसे ही पूछा जाता है कैशलेस अपनाने वाला पहला कंट्री कौन था, तो स्विट्जरलैंड था। देखिए कैशलेस जिस दिन हो जाएगा ना, हर चीज आपको हम लोग दिखाएंगे ऑनलाइन हो जाएगा जिस दिन, उस दिन देखिएगा कि आपको मार्केट में प्राइस और ज्यादा दिखेगा। लेकिन क्या है ना, काले धन को वापस हम लोग नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग आज भी कैशलेस में नहीं है, आज भी हम लोग कैश में हैं ज्यादा। जिस दिन कैशलेस शुरू हो जाएगा देखिएगा अचल संपत्ति, जो जमीन जायदाद की कीमत इतना हाई है वो डाउन कर जाएगा। तो स्विट्जरलैंड में लगभग 100% आपको कैशलेस है। और भारत विश्व का पहला कंट्री रहा जो कैशलेस अपनाया था, जो कई बार जेपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा था।
भारत कहाँ, कैशलेस तो बहुत बाद में किया, बहुत बाद में आया ऑनलाइन शॉपिंग, और वो भी आज हम लोग बहुत लो लेवल पे कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी चीज है, आपको इसको ध्यान रखना है हम लोग को। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो डायमेंशन आता है वो एमपीआई का आता है। एमपीआई बहुआयामी गरीबी सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है, यह रिपोर्ट 2010 से शुरू हुआ था। ऐसे हम दिखाएंगे, इस पर काम शुरू हो गया था 5-6 से, लेकिन जारी किया 2010 से। कौन जारी करता है? एमपीआई जारी कौन करता है? एमपीआई जारी करता है यूएनडीपी प्लस ओपीएचआई, ये दोनों मिलकर करता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लस ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम प्लस ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। 2010 से ही रिपोर्ट शुरू हो गया है आपके पास, मानव विकास पहल। ये दोनों के संयुक्त तत्वावधान में ये जारी होता है। आपको क्वेश्चन ये पूछ सकता है, एमपीआई जारी कौन करता है? और लगभग 23% आबादी एमपीआई के दायरे में आते हैं। मतलब 1/4 आबादी आज हम लोग दिखाएंगे एमपीआई के दायरे में है। हम एमपीआई कैसे देखते हैं? एमपीआई को कैसे हम लोग देखते हैं? एमपीआई कैसे हम लोग देखेंगे? एमपीआई कैसे हम लोग देखेंगे? हम लोग किसी भी कंट्री का एमपीआई कैसे हम लोग देखेंगे? किसी भी कंट्री का आज मेजरमेंट का बेस ये भी है, एमपीआई भी है। इसके 3 डायमेंशन है। एमपीआई के 3 डायमेंशन है आपके पास। किसी भी कंट्री का एमपीआई डायमेंशन कितने? 3 है आपके पास। ये जानना है आपको। सबसे पहला हेल्थ है। आपको सबसे पहले किसको लिया? हेल्थ को लिया। देखिए, हम बार बार बोल रहे हैं हेल्थ आपको बहुत प्रमुख चीज है। दूसरा लिया एजुकेशन को लिया। दूसरा लिया एजुकेशन को लिया। स्वास्थ्य लिया, शिक्षा लिया, और तीसरा लिया हम दिखाएंगे जीवन स्तर, लिविंग स्टैंडर्ड लिया। जीवन स्तर लिया, लिविंग स्टैंडर्ड, जीवन स्तर लिया। 3 डायमेंशन है। डायमेंशन 3 है, लेकिन ध्यान रखना है, जब डायमेंशन 3 डायमेंशन पर किसी भी कंट्री का एमपीआई हम लोग जारी करते हैं, एमपीआई भी आपको फुल लेंथ पे क्वेश्चन आपको दे सकता है आपको। और हम बात करेंगे इस पे, फूड सिक्योरिटी पे आएंगे। देखिए, आपका जेपीएससी का सिलेबस में मॉड्यूल 2 जो है इकोनॉमिक्स का, बहुत बड़ा डायमेंशन है वो पढ़ने के लिए, सबसे बड़ा डायमेंशन है। और उससे हम लोग दिखाएंगे जो आपका जेपीएससी जो साइंस एंड टेक में भी हम लोग दिखाएंगे इसका यूज है आपको। विशेषकर हम बताएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। जब
उसको कैसे मेजर करते हैं। देखो, दो चीज पर बहुत बड़ा फोकस कर रहा है गवर्नमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास और सतत विकास। सतत विकास या पोषणीय विकास, इस पर बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का वर्कआउट है अभी। तो 3 डायमेंशन है हमारा एमपीआई को जारी करने का। हमने बोला था एमपीआई जारी करता है ग्लोबली, तो आपको जारी करता है यूएनडीपी और ओपीएचआई। बट नेशनल लेवल पर एमपीआई जारी कौन करता है? अगर क्वेश्चन पूछेगा तो नीति आयोग हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लोबली हम लोग दिखाएंगे एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी कौन करता है, तो आपको हो जाएगा यूएनडीपी एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जिसके 3 आयाम है। 3 आयाम है तो वेट कितना होगा? इसका वेट कितना होगा? इसका भी वेट 1/3 होगा, इसका भी वेट 1/3 होगा, इसका भी वेट 1/3 होगा। इसलिए किस वेट अगर पूछा जाएगा वेट कितना होता है तो 1/3 होता है। तो इसमें स्वास्थ्य में क्या लिया आपके पास? स्वास्थ्य में 2 चीज को लिया। एक तो आपको लिया पोषण, न्यूट्रिएंट्स को लिया, और एक लिया बाल मृत्यु, इन्फेंट मोर्टेलिटी। इसके 2 हम लोग दिखाएंगे सूचक हैं, इंडिकेटर 2 हैं इसके। हेल्थ के इंडिकेटर कौन नहीं है पूछ सकता है। इसके बाद जो भी होगा नहीं होगा आपके पास। तो हेल्थ के इंडिकेटर 2 हैं आपके पास, पोषण है, न्यूट्रिएंट्स है, और आपको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। तो एक बताइए, अगर पोषण का एमपीआई में वेट कितना होगा? पोषण का एमपीआई में वेट कितना होगा? तो 1/6 होगा। इसका भी 1/6 होगा। देखिए 2/3 आ जाएगा आपके पास। क्वेश्चन अगर पूछना हो तो पूछ सकता है, एक पोषण का एमपीआई के आधार पर वेट कितना है, भारांकन कितना है, वेट ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू एमपीआई कितना होगा? तो और 1/6 होगा, 1/3 नहीं होगा। न्यूट्रिएंट्स का 1/3 है, इन्फेंट मोर्टेलिटी 1/6 न्यूट्रिएंट्स का है, और एक 1/6 जो है आपको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का भी है। जब शिक्षा की बात हम करते हैं तो ध्यान रखना है, विद्यालय में उपस्थिति बहुत बड़ा चीज है। शिक्षा में मतलब विद्यालय में उपस्थिति, विद्यालय में उपस्थिति, अटेंडेंस ऑन स्कूल, उपस्थिति हम लोग दिखाएंगे, है ना, अटेंडेंस ऑफ स्कूल। और दूसरा है विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का वर्ष, ईयर ऑफ स्कूलिंग। हम लोग बोले विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का वर्ष, प्राप्त करने का वर्ष, ईयर ऑफ स्कूलिंग। इसके 2 डायमेंशन, इसके भी 2 डायमेंशन है। एक डायमेंशन ये है और एक डायमेंशन ये है। इसका भी 2 डायमेंशन था। अटेंडेंस, आज के डेट में विद्यालय में अटेंडेंस, विद्यालय में तो ठीक है, बट कॉलेज लेवल पर लगातार अटेंडेंस घट रहा है। अटेंडेंस बहुत बड़ा मायने रखता है, हम लोग दिखाएंगे। तो कहने का तात्पर्य हम लोग दिखाएंगे कि आपके पास ये, तो वेट कितना होगा, कितना वेट होगा हमारा? इसका भी वेट आपको 1/6 होगा, इसका भी वेट 1/6 होगा। एमपीआई का वेट, एमपीआई में अटेंडिंग ऑन, हम दिखाएंगे इस ईयर ऑफ स्कूलिंग में कितना वेट होगा, तो आपको हम लोग 1/6 होगा। अब जहां तक लिविंग स्टैंडर्ड की बात हम कर रहे हैं, तो लिविंग स्टैंडर्ड में सबसे पहला आ जाता है, हम लोग दिखाएंगे स्वच्छता, सैनिटेशन, कितना अच्छा हम लोग स्वच्छ है। सबसे पहला डायमेंशन, इसका पहला सूचक है
स्वच्छता, सैनिटेशन कितना अच्छा बेटर है। उसके बाद आ जाएगा आपको विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, कितने लोगों के पास बेहतर विद्युत सुविधा है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज है। उसके बाद आ जाएगा पेयजल, खाना पकाने की ईंधन, जो फूड हम लोग बनाते हैं उसके ईंधन क्या है। नेक्स्ट होगा फर्श, नेक्स्ट फर्श माने कि उसका कैसा, घर का फर्श कैसा है, फर्श आ जाएगा कि कितने लोग पक्के मकान में रहते हैं, तो फर्श क्या है। और लास्ट है एसेट्स, अस्थियां, किसी भी का अगर लिविंग स्टैंडर्ड मापना है तो उसके लिए हम लोग दिखाएंगे 6 इंडिकेटर हैं आपके पास, लिविंग स्टैंडर्ड के 6 इंडिकेटर हैं आपको। तो जब 6 इंडिकेटर हमारा है तो एक इंडिकेटर का वैल्यू कितना होगा, एक इंडिकेटर का वैल्यू 1/18 होगा आपको। तो इसलिए क्वेश्चन, एक इंडिकेटर का वैल्यू 1/18 होगा तो 1/3 आ ही जाएगा आपके पास। तो एक इंडिकेटर वाला 1/18, अगर क्वेश्चन पूछता है एमपीआई में, अगर एमपीआई के अधीन है हम लोग और उसमें क्लीननेस इंडिकेटर है, उसका वेटेड कितना होगा, तो 1/18 होगा आपको। तो निश्चित तौर पर आपको ये एसेट्स में हम लोग ध्यान रखना है। तो ये आपको, ये जो है किसी भी कंट्री का, अगर ये सारा चीज बेटरमेंट जा रहा है, बेटर हो रहा है, इसका मतलब क्या है, यह विकास का इंडिकेटर है, आपको विकास कर रहा है वो कंट्री। ये एमपीआई, पहले एचपीआई भी आता था, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स 95 में आया था, जो अब उसका रिलेवेंट नहीं रहा, अब उसी जगह आ गया एचपीआई को रिप्लेस कर दिया और आ गया एमपीआई आ गया। तो 2-3 चीज ध्यान रखना, एमपीआई जारी कौन करता है, पहला एमपीआई हम लोग दिखाएंगे कि आपके पास उसके डायमेंशन कितने हैं। तो एमपीआई के डायमेंशन आपके पास 3 है, 3 डायमेंशंस ऑफ एमपीआई, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। इंडिकेटर कितने हैं, तो इंडिकेटर 10 है। एमपीआई के इंडिकेटर कितने हैं, क्वेश्चन पूछा गया जाएगा, तो आपके इंडिकेटर 10 है, डायमेंशन 3 है। एक तो ये ध्यान रखेंगे आप, डायमेंशन 3 है, ये चीज को ध्यान रखेंगे आप। अब जहां तक हम लोग बात कर रहे हैं, आज लास्ट हम लोग देखते हैं, लास्ट जो मेजरमेंट यूनिट है आपका, वो है आपको ग्रीन जीएनपी। पियर्सन वॉशफोर्ड का था, ग्रीन जीएनपी की बात हम लोग कर रहे हैं, अब लास्ट ग्रीन जीएनपी पे बात कर रहे हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा ऐसी बात करेगा, ग्रीन जीएनपी आज का वर्निंग टॉपिक अब चल रहा है, जो हम इस पर बहुत ज्यादा फोकस करेंगे जब सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको। लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए ग्रीन जीएनपी का मतलब क्या है, हम लोग जो हम लोग दिखाएंगे, जिसको हम लोग ग्रीन जीएनपी पर बात कर रहे हैं, तो ये किसका है, पियर्सन वॉशफोर्ड का है। ग्रीन जीएनपी का मतलब है नेशनल इनकम माइनस पर्यावरणीय ह्रास, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। मतलब अगर राष्ट्रीय आय को हम लोग दिखाएंगे, इसको हम कैसे मेजर करेंगे, हम जब पॉल्यूशन, जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ाएंगे, क्योंकि डेवलपमेंट में हम तीनों चीज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या डिफरेंसेस है, मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, और जब सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंक्लूसिव डेवलपमेंट हम बात कर लेंगे, तब हम बाकी सीख जाएंगे। तो इस समय हम इसको पूरा डिटेल में बात करेंगे, ग्रीन जीएनपी कैसे मेजर करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। मतलब इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जितना ही कम होगा, वह कंट्री उतना ही विकास के दौर में हम लोग इन्वायरमेंट को बिना छेड़छाड़ के अगर विकास कर रहे हैं, मतलब सस्टेन डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं, तो हमारा ग्रीन जीएनपी है वो। तो बात करेंगे इस पे। तो ये है आपका पर्यावरण, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जितना ही कम हो रहा हो विकास के क्रम में, वह देश विकास कर रहा हो।
तो ये सारा छोटी छोटी चीज़ें थी जो मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इतने डायमेंशन है, उसका आप ध्यान रखिएगा। तो मुझे लगता है आपका आंसर, फुल लेंथ का आंसर जो आता है मेंस वगैरह में या पीटी में, आप आराम से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और दिक्कत होगा तो आप मन बेसिकली अगर कहीं समझने में दिक्कत हुआ होगा तो आप ज़रूर एक बार पूछ लीजिएगा, जो नेक्स्ट क्लास में कमेंट करके मैं देख लूँगा उसको। बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।